Good morning everyone. I am Rashmi Chaudhary and today topic is motion in a straight line. आज का इस टॉपिक में हम जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन। ये आपका चैप्टर नंबर 4, ये कौन सा चैप्टर कवर करेगा? आपका चैप्टर नंबर 4 कवर करेगा। इस वाले चैप्टर में हम जो है मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशंस क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, कोई बॉडी रेस्ट में तो कैसे डिफाइन करेंगे उसे, कोई बॉडी मोशन में है तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन या वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, और हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आप क्लास 9 में करके आए होंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ और ग्राफिकल मेथड से हम मोशंस की कुछ इक्वेशंस को भी हम इसमें पढ़ेंगे। हमें इसमें ये वाले टॉपिक कवर करने होंगे तो मैंने बताए हैं अभी। हमें इसमें पहले मोशंस का टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर उसके बाद वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, स्पीड का डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद ये सारे ग्राफिकल मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है बेटा, ये इसमें हम कवर करेंगे। ये हमारा चल रहा है यूनिट सेकंड का पार्ट है। यूनिट सेकंड है हमारे पास काइनेमेटिक्स। क्या है बेटा? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेकंड क्या होगी मेरी? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स क्या है? सेकंड यूनिट है और इसमें टोटली हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स क्या है, जो बॉडी मोशन कर रही है तो क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या हम उसका यूज है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम हमारा टॉपिक है लेकिन घबराने की वाली बात नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस क्या है देखिएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो जनरली कैसे कर सकता हूं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी भी बॉडी की पोजीशन को या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को या लोकेशन को हम किसी फ्रेम में रखते हैं। फ्रेम का मतलब समझे कोई बॉडी हो या तो 1D में लाई करेगी या 2D में लाई करेगी या 3D में लाई करेगी, ऐसी तो होगा। तो क्या है कि ये मेरा क्या एक्स एक्सिस है और ये मेरी क्या है? वाई एक्सिस है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया? P ले लिया। तो अब मुझे P पॉइंट क्या बताना है? इस पॉइंट की मुझे क्या बतानी है? लोकेशन बतानी है। तो ये मेरा क्या होगा? ऑरिजिन होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होते हैं? x, 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे x, y। ऐसे देखिए थोड़ा मैथमेटिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑरिजिन हो जाएगा बेटा। ये मेरा ऑरिजिन हो गया। ऑरिजिन से अगर एक बात बताइए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट की लोकेशन को या उसकी पोजीशन को डिफाइन करना होता है। क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है। ये देखिएगा सारा लिखा हुआ है इसमें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो क्या है? कैन बी ऐसा है कि सच एज अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टेट जैसे कि वेरियस फिजिकल फिनोमेना, इवेंट्स विच रिक्वायर्ड पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स to specify the complete description. Since nothing seems stationary in the universe, some arbitrary reference system to be defined with respect to the position and time coordinates for the events. तो ये क्या है बेटा? कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम या किसी पॉइंट्स की बात करूं तो मैं उसकी पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में ले रहा होता हूं? ऑलवेज टाइम के साथ में उसको मैं डिफाइन करूंगा उसकी पोजीशन को। तो उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस सिस्टम को मैं यूज कर रहा होता हूं उसकी किसी पॉइंट्स की पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करता हूं उसी सिस्टम को मैं कहता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता हूं। या ऐसे भी बोल सकते हैं सपोज ये वाला जो पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट क्या था? x, y। इसको मैं सपोज टाइम एक्सिस मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? इसे टाइम एक्सिस मान लिया मैंने। क्या मान लिया बेटा? टाइम एक्सिस मान लिया। और टाइम एक्सिस मानने के साथ और इसे मैंने मान लिया या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी स्पीड कुछ भी मान रहे हो। अब मैंने कहा जो पॉइंट है और उसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में इतनी है, तो
उसका एक मैंने सिस्टम बना दिया कि जैसे यहाँ पर पॉइंट और इसकी स्पीड मान लिया मैंने 2 मीटर पर सेकंड मान लिया कि ये वाला पॉइंट है वो 2 मीटर पर सेकंड से क्या है स्पीड है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए जो सिस्टम मैंने डिजाइन किया इसको मैंने सिस्टम बना दिया, इसके लिए सिस्टम बनाएंगे, एक में टाइम एक्सिस मान लिया, एक में स्पीड मान लिया। तो इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या बोल दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया। क्या बोल दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया। अगर इसके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप होते हैं, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूं बेटा आपसे तो ये कितने टाइप का होता है, एक तो होता है मेरा इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटा। और एक होता है मेरा नॉन इनर्शियल, कैसा होता है नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक हो गया मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक हो गया मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिएगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या डिफरेंस है, कि बात आती है कि इनर्शियल क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसे कहूंगा, तो बस एक छोटी सी बात याद रखना कि ये क्या करता है, फर्स्ट लॉ को अगर कोई बॉडी क्या कर रही हो, या न्यूटन्स लॉ की बात करें, किसकी न्यूटन्स लॉ की, इसमें क्या होगा कि यदि कोई बॉडी न्यूटन्स लॉ को क्या कर रही हो होल्ड कर रही हो, फॉलो कर रही हो, क्या कर रही हो बेटा न्यूटन्स लॉ को होल्ड कर रही हो या फॉलो कर रही हो, उसको मैं क्या बोलूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलूंगा बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा जस्ट अपोजिट। क्या होगा बेटा जस्ट अपोजिट होगा। नॉन इनर्शियल क्या होगा जस्ट अपोजिट होगा। वो क्या होगा मेरा जस्ट अपोजिट में, तो इसमें क्या होगा holds Newton's law, Newton's law of motion, Newton's laws of motion, laws of motion। तो क्या होगा बेटा लॉज ऑफ मोशन, होल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यदि कोई बॉडी क्या दोबारा सुन लो, यदि कोई बॉडी न्यूटन्स लॉ को क्या कर रही हो फॉलो कर रही हो, तो मैं इससे बोलूंगा क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलूंगा बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड नॉन इनर्शियल क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यदि कोई बॉडी या कोई फिनोमेना अगर न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा नॉन इनर्शियल। क्या होगा बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे बोल सकते हैं भाई, क्लियर, यहां तक बात समझ में आती है, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें तो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेटा बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखता है कि क्या ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या करता है होल्ड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ के लॉ को क्या करता है वो होल्ड कर रहा होता है। इसमें क्या होगा डज नॉट होल्ड, लिख सकते हैं बेटा डज नॉट होल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्या करता है न्यूटन्स के लॉज को होल्ड नहीं कर रहा होता। तो ऐसे और रेफरेंस को क्या बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटा। यहां तक बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास को अगर बेटा देखूं मैं यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट मास, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास को ऐसे समझेगा। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहां पर बेटा। डेफिनेशन क्या होगी लिख लेना, मैं बोल रहा हूं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास के बारे में बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास क्या होता है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास के अगर मैं डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन क्या करें, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट मास व्हेन द चेंज इन इट्स पोजीशन
वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके समझ में नहीं आया होगा, ये मुझे पक्का मालूम है, लेकिन दोबारा से मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है पॉइंट मास। पॉइंट मास की अगर बच्चों बात करें तो पॉइंट मास को ऐसे डिफाइन करें कि सपोज दैट आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, यहाँ खड़े हो प्लेटफॉर्म पर, ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो और यहाँ से क्या आ रही ट्रेन आ रही, क्या आ रही ट्रेन आ रही। तो जैसे ही आप ट्रेन के सामने आओगे, ट्रेन किसमें है मोशन में है, समझिएगा ये किसमें है मोशन में है। तो जैसे ही ट्रेन को आपको ये ट्रेन पास करेगी ऐसे ऐसे मोशन करके, तो क्या है कि आपको कैसा लगेगा कि मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उसी समय पर जो आपका मास होगा इन कंपेयर टू ट्रेन, इन कंपेयर टू ट्रेन के कंपेयर में जो आपका मास होगा, या ऐसे समझ लो आप ट्रेन में बैठे हुए हैं यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे समझ लो, तो क्या होगा आपका जो मास होगा इन कंपेयर टू ट्रेन, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, पॉइंट मास। क्या किया जाएगा, पॉइंट मास। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। ये बहुत दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत लेस मास होता है किसी दूसरे का, दूसरे कैसा मान के चल रहे होते हैं हम, लार्ज मास मान के चल रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मोशन एंड रेस्ट। अब यहाँ से हमारा पूरा कहानी स्टार्ट होता है, ये तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब मोशन के बारे में पढ़ते हैं। आपने क्लास 9 में मोशन पढ़ा होगा, क्लास 9 में मोशन क्या होता है बताइएगा, थोड़ा आइडिया लगाइएगा मोशन को अगर अच्छे से डिफाइन करें। आप 11th में पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, तो टर्म मोशन के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन क्या है, लॉज क्या है, उनके एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में, ये सब कुछ हमको इसमें कवर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है मोशन। क्या आता है बेटा, मोशन। मोशन की अगर बात करूं बेटा, मोशन क्या होगा बताइएगा। मोशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो थोड़ा समझा देते हैं। मोशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मोशन कैसे कहूंगा, किसी बॉडी को आपने कहो कोई बॉडी क्या है, मूव कर रही है, तो आपने बोल दिया मोशन में है। या कोई बॉडी ऐसे पेंडुलम मूव कर रहा है तो आपने बोले वो पेंडुलम किसमें है, मोशन में है। जब मैं ऐसे ऐसे बोर्ड के साथ साथ मूव कर रहा हूं तो आप ऐसे बोल रहे हैं मैं किसमें हूं, मोशन में हूं। तो अब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो आपने बोल दिया कि सर आप मोशन में हैं। तो मैंने कहा आपने डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे कि मैं मोशन में हूं। तो आप बोलोगे कि सर आप मोशन में, आप मूव कर रहे हो, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। मैंने पहले पोजीशन मेरी यहाँ थी, फिर पोजीशन वहां पर है, तो आपने बोले मैं मूव कर रहा हूँ, आप मोशन में हो। मैंने नहीं बेटा, देखो मोशन को अच्छे से डिफाइन करना है, तो अच्छे से डिफाइन कैसे करोगे मोशन को, तो मोशन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन, क्या यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही हो। कहने का मतलब कि यहाँ पर है ये कोई बॉडी, यहाँ पर थी पहले, अब ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होगा कि इस बॉडी ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। क्या किया, पोजीशन को चेंज किया, यहाँ से गई और ए से बी पर पहुंच गई। और उसे टाइम लगा, मान लेता हूं कि यहाँ t सेकेंड लगा। क्या लगा, t सेकेंड उसे टाइम लगा कि मैं पहले ए पर था, फिर मैं किस पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, t सेकेंड बाद। तो क्या हुआ, मेरी पोजीशन में चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग। जिस सराउंडिंग्स में या जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि आप किस में हो, मोशन में हो। या मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि आप अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज कर रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज कर रहे हो, तो मैं कह दूंगा आप किस में हो, मोशन में हो। जैसे कि मैं मान लेता हूं t = 0 सेकंड पर मैं ए पॉइंट पे था, किस पे था, ए पॉइंट पे था। आफ्टर t सेकंड में किस पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। बात है मेरी पोजीशन ए से बी पर गई तो चेंज हुई कितने समय में, t सेकंड में। राइट, t क्या है, मेरी कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है। देखो डीपली चल रहा है 11th में, सब कुछ हमें डीपली पढ़ना है। तो t कैसी क्वांटिटी होती है, मेरी कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है। तो ये कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी में से बोल सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, कभी भी स्टॉप नहीं होती। क्या आपकी घड़ी में 1 सेकंड के बाद 2 होता है, 2 के बाद क्या रुक जाती है, क्या वो तो 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो टाइम इज अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हम बोल सकते हैं। इस क्वांटिटी के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोई बॉडी अपना मोशन में करने के बाद अपने पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसकी मैं कहूंगा बॉडी क्या है, मोशन में या मूव कर रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट। क्या आता है, रेस्ट। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं,
लेकिन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if its position change is said to be motion if its position change with respect to its surrounding, with respect to its surroundings, ठीक है बेटा, ये यहां तक कंप्लीट होता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि an object is said to be motion, it is its position change with respect to time, ऐसे ही बोल सकता हूं its position change with respect to time, ऐसे ही बोल सकता हूं। यहाँ पर सराउंडिंग या टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, अब लेते हैं रेस्ट की थोड़ी देर बात कर लेते हैं। जस्ट अपोजिट होता है भैया रेस्ट में एक बात बताइए कि आप रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे। कि मैंने कहा रेस्ट है भाई, यहाँ पर ये मैंने रेस्ट को ले लिया, अब बॉडी रेस्ट में है तो सीधी सी बात है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। कि कोई बॉडी अगर यहाँ ए पर है, ये पॉइंट पर है और मुझे रेस्ट डिफाइन करना है, इसका क्या करना है, रेस्ट डिफाइन करना है, तो आफ्टर 30 सेकंड बाद क्या ये बी पॉइंट है, तो मैं देख रहा हूं 30 सेकंड बाद कि वो किस पॉइंट पर ही है, ए पर ही रुकी हुई है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वो अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है। जैसे कि मैंने ये डस्टर यहाँ रख दिया, भाई मैंने ये डस्टर यहाँ रख लिया, हमें इसे 1 सेकंड रखूं, 2 सेकंड रखूं, 3 सेकंड रखूं, 1 मिनट रखूं, 2 मिनट रखूं, तो क्या इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है? और टाइम तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं कह दूंगा ये जो बॉडी है, ये जो डस्टर है, वो किसमें है, रेस्ट में है। किसमें बेटा, रेस्ट में है, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो उससे क्या बोलूंगा मैं, डज नॉट चेंज with respect to its surrounding, ठीक है बेटा। या ऐसे बोलते हैं एक its position, अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो क्या होगा, does not change, क्या लिख देंगे, does not change with respect to its surrounding, ऐसे ही बोल सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो an object is said to be rest if its position does not change with respect to surroundings, ठीक है बेटा, क्लियर। यहां तक इसे कर लेंगे, इसमें लिख देंगे does not change its position, क्लियर बच्चों, यहां तक बात समझ में आती है। चलो बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ घूमते हैं, क्या देखते हैं कि अब मोशन से रिलेटेड कितनी डेफिनेशन हमें पढ़नी, जो आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं, और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। और सब लोग नोट तो करते चलिएगा, ये जिस दिन स्कूल ओपन होंगे मैं उस दिन सब लोगों का ये फेयर कॉपी नंबर दे दूंगा, खास कर न्यू एडमिशन फॉर क्लास 11 के लिए बेटा। क्या देखते हैं, पहली बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट आता है मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को आपको डिफाइन करना है। तो डिस्टेंस किसे कहोगे, डिस्टेंस किसे कहोगे, कि मैं अगर डिस्टेंस की डेफिनेशन बोलूं या डेफिनेशन हो जाइए, मैंने कहा डिस्टेंस को आपको डिफाइन करना है कि डिस्टेंस आप किसे कहोगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, यदि किसी बॉडी द्वारा जितना एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जाए या ट्रेवल किया जाए, तो मैं उसी पाथ को मैं क्या बोलूंगा, उसका डिस्टेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, डिस्टेंस बोलूंगा। कि जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई बॉडी ए है, ये मेरी बॉडी ए है, ठीक है, ये ए बॉडी है और ये मेरा कोई पाथ है, कितने मीटर का है, मान लेता हूं बी पॉइंट तक ये 10 मीटर का है। अब इस बॉडी द्वारा ये पाथ क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो उस बॉडी ने मान लिया कि कितना कवर किया, 8 मीटर कवर किया। कितना किया, 8 मीटर कवर किया।
तो मैंने कहा कि ए बॉडी ने कितना डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ कितना कवर किया भाई, 8 मीटर ही तो किया। जो 8 मीटर होगा उस बॉडी के लिए क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। 10 मीटर डिस्टेंस नहीं कहलाएगा उस बॉडी के लिए। क्या मैं अगर पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया उस बॉडी ने, तो बॉडी का एक्चुअल पाथ क्या है, यही तो है उस बॉडी का भाई। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, कितना कवर किया उसने, 8 मीटर कवर किया। कितना किया, 8 मीटर केवल कवर किया। जो ये 8 मीटर होगा बॉडी ए के लिए क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर, जो उसका एक्चुअल पाथ उसने कवर किया। उसे 10 मीटर से कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए वो यहाँ पर आगे उसने 4 मीटर कवर किया, तो उसका एक्चुअल पाथ कितना, 4 मीटर कवर किया, तो वो 4 मीटर क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है बेटे, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज ऑलवेज स्केलर या वेक्टर। अगर मैं इसे पढ़े, थोड़ा ये चैप्टर आएगा स्केलर और वेक्टर का, थोड़ा आगे आएगा और अच्छे से डिग्री पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये लर्न कर लेना कि जो डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसका लिख लेना, द length of actual path covered by a body in a time interval covered by a body in a time interval लिख लेना बेटा, ये साथ में लिख के चलना। टाइम इंटरवल is called distance। क्या बेटा, डिस्टेंस is called distance। क्लियर। It is स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये जो स्केलर वर्ड आया, इससे हम आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर वाले में, वेक्टर एनालिसिस वाले में पढ़ाएंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट क्या है, ऐसी मीटर। क्या होती है, मीटर। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इधर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हो गई। जो डिस्टेंस में क्या होता है, ये खाली इसमें क्या मिलेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या मिलेगा बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अभी तो वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें खाली क्या है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो बेटा इधर देखते हैं, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, ये अगर स्केलर, डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं भाई। अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ किसी भी डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दूंगा, क्या कर दूं, डायरेक्शन। ऐसे समझना, अगर किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ या डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने डायरेक्शन ऐड किया तो वो क्वांटिटी कैसी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं, इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो कई डेफिनेशन निकलती है यहां से, तो ऐसे लिख लेते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस initial and
the shorter distance initial and final position the shorter distance initial and final position between the shorter distance between यहाँ पर between initial and final position is called displacement. क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या होगा? चलो यहाँ तक तो बहुत छोटा था कि आप 9th में पढ़ के आए हैं, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो 11th में हमने यही डेफिनेशन चिपका डाली. अब देखते हैं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है बेटा ये? वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. क्या हो बेटा? उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. तो मैंने कहा आपसे कि भाई आपको 3 मीटर ईस्ट की साइड में डिस्टेंस कवर करना है, या आपको 4 मीटर या 10 मीटर या 50 मीटर ईस्ट की साइड में जाना है या वेस्ट की साइड में जाना है, या मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी आपको कि आपको 5 मीटर या 1 किलोमीटर किसकी साइड में जाना है? ईस्ट की साइड में जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है. तो वो डिस्टेंस ना रहेगा, वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया. क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है. और थोड़ा समझेगा और डीपली चलते हैं. डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? सपोज दैट ये डिस्टेंस है 5 मीटर और इसकी डायरेक्शन है इस प्रकार से ए से बी ऐसे. ठीक है. मैंने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर है. तो बॉडी ए से चलना स्टार्ट करती है ऐसे. तो अगर बी पर रुक जाती है तो कितना मीटर डिस्प्लेस्ड हुई? 5 मीटर डिस्प्लेस्ड हुई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 हो गया. अब यही बॉडी 5 मीटर नीचे आ जाती है ए पर, ऐसे बी से ए पर आ जाती है यहाँ. कितना? 5 मीटर. तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? इट इज ऑलवेज जीरो. क्या होगा? जीरो. 5 - 5 0. ऐसे. ठीक है बेटा. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल. भाई एक बार इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ही तुम्हें डिस्टेंस कवर कर रहा होगा मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन में. क्या बच्चों? तो इसके बाद अगर मैं फाइनल से दोबारा इनिशियल पा जाऊंगा तो डिस्टेंस क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन इज अपोजिट. तो माइनस सिंबल लगा तो वहां पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो. क्या होगा? जीरो. अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाती है पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करके तो वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा. क्लियर बच्चों? यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही होगी. ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं स्पीड. स्पीड क्या होता है? देखो ये सब आपने 9th में ही पढ़ा होगा सब कुछ. स्पीड की बेटा बात करूं तो स्पीड क्या होगा? स्पीड को इस प्रकार समझिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम. The distance traveled by in a unit time of interval is called speed. स्पीड में किसकी बात होगी? ऑलवेज डिस्टेंस की बात होगी. किसकी बात होगी? डिस्टेंस की बात होगी. इज कॉल्ड स्पीड. अगर मैं बेटा इसको और अच्छे से डिफाइन करें शॉर्ट फॉर्म में, देखो थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा आपको, देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में. देखो इधर कि अगर मैं इसको ऐसे और देखूं, ऐसे लिखेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ऐसे लिखेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time.
विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बेटा? टाइम। तो यहां मैंने क्या लिखा? स्पीड। क्या है ये? स्पीड भैया, ऐसे समझेगा स्पीड। टाइम इट इज डिनोटेड बाय वी। क्या? वी। एंड SI unit of speed is मीटर पर सेकेंड। बेटा ये सब कुछ नोट करके चलना है अपनी कॉपी में, मैं खोलते ही चेक करता हूं। ठीक है? स्पीड एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की अगर बात करूं तो क्या मिलेगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा इसका? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, इट इज डिनोटेड बाय v अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सपोज द डिस्टेंस मान लिया क्या? s। क्या मान ली? s। इस प्रकार से समझिएगा कि इसकी डिस्टेंस क्या है? टोटल s है। यहां से मतलब a से b तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? s है। s मीटर है। क्या है? एस मीटर है। 5 मीटर में समझ लेना। अरे भैया 5 मीटर नहीं है, एस मीटर है। तो मैंने क्या मान लिया? एस मीटर। ठीक। और टाइम लगा उसे t सेकंड। क्या लगा बेटा? t सेकंड। ए से बी पॉइंट हो जाने पे टाइम जब जो चेंज हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में क्या? एस t सेकंड। कितना? t सेकंड। ठीक है? से टाइम लगा कितना? t सेकंड। यहां लिख देते भाई, t सेकंड लिख दिए हैं। ठीक है? क्या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body of time in a unit time interval is called speed। वैसे ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा सफिशिएंट होगी आपके लिए, बहुत अच्छी होगी। इसी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि कोई बॉडी जितना डिस्टेंस यूनिट टाइम इंटरवल में कवर करती है उसी को मैं क्या कहता हूँ? उसकी स्पीड कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा? स्पीड कहता हूँ। तो इसका निकल क्या है यहाँ तक एक बार और देख लेते हैं इसका। तो कितना आया? v इक्वल टू स्मॉल v इक्वल्स टू s अपॉन t। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो s को किस में मेजर करना है? डिस्टेंस को ऑलवेज मीटर में और टाइम को ऑलवेज मेजर करते हैं किसमें? सेकंड में। तो v का अगर मैं देखूंगा s अपॉन t तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। अगर देखते हैं तो स्पीड बराबर फॉर्मूला आ गया मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आ गया बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपॉन टाइम टेकन ऑफ द बॉडी। या क्या ऐसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एंड टाइम टेकन ऑफ द बॉडी। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। अब जनरल सी बात है, स्पीड में किसकी बात हुई? डिस्टेंस की बात हुई। तो वेलोसिटी में किसकी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। देखो वेलोसिटी में किसकी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो वेलोसिटी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in unit interval of time is called the velocity of the object। वेलोसिटी की ऐसे ही निकाल लेते बेटा। यहां किसकी बात होगी? डिस्टेंस की। तो यहां किसकी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? अब किसकी बात होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट की। स्पीड ना होगा किसमें चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बस इतना थोड़ा सा लिख लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा भाई। इधर देखिएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा फॉर्मूला? इट इज डिनोटेड बाय एस। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट दोनों की सेम रहेगी। क्या? मीटर पर सेकंड। क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम रहेगी। क्लियर? एनी डाउट? ठीक। तो इधर अगर मैं ऐसा नोटेशन देखूं तो s वेक्टर s अपॉन t। ठीक है बेटे? ये किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। किसके लिए बेटा? वेलोसिटी के लिए। क्लियर? ऐसे। ठीक है? तो यहां पर समझ में आता है? क्लियर? ये वेक्टर क्या बताएगा? इट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। लेना बच्चों एकदम सुंदर राइटिंग में, वेक्टर क्वांटिटी होती है। भाई लिख लेते हैं, इट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी।
वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, दैट इज द स्पीड इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। हमने पीछे वाले चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, वेलोसिटी पढ़ लिए थे और हमने एक्सीलरेशन पढ़ लिया था और हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। अब इसमें क्या है, एक टॉपिक हमने इसमें से हटा दिया जो क्लास 9 में आप पढ़ के आए होंगे या क्लास 10 में नहीं पढ़ाया, क्लास 10 में पढ़ाया इससे इसका डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में क्लास 10 में दे रखा होगा जो हमारे पास क्लास 9 में दे रखा होगा। तो क्लास 9 में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव किया था, मैं आप लोगों को करा भी चुका हूं क्लास 9 में। और हम लोग अब इसमें देखेंगे, अब वो वाला पार्ट हम इसमें से हटा देते हैं कि ग्राफिकल मेथड से जो हम एक्सीलरेटेड निकालते हैं या किसी बॉडी का मोशन एक्सीलरेशन निकाल रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होते हैं, वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, ये हम क्लास 9 में पढ़ के आए। थोड़ा और एडवांस चलते हैं। इसका एडवांस क्या होगा कि इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये कोई बॉडी है तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आपको थोड़ा बता देता हूं, अपनी क्लास 9 में थोड़ा पढ़ा होगा। तो क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म पहले और एक्सीलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा होता है उसी को मैं क्या कहता हूँ, एक्सीलरेशन बोल रहा होता हूँ। क्या बोल रहा होता हूँ? एक्सीलरेशन बोल रहा होता हूँ। अब इसी जगह पर अगर आप देखें कि अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। अब बोले सर एक बात बताइए कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड में क्या होगा? तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के बारे में मैंने बताया था। तो इसमें क्या है देखिएगा इधर कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। टू टाइप का एक्सीलरेशन होता है, इसके मैं बता चुका हूं। एक होता है मेरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या होगा बेटा, एक होगा मेरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक होगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि बेटा इसमें फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस या फिक्स वेलोसिटी के साथ कोई डिस्टेंस का क्या होगा, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल का फिक्स डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करे, फिक्स एक्सीलरेशन हो, उसमें कोई चेंज ना हो रहा हो। और इसमें क्या होगा, टाइम तो फिक्स होगा, क्या टाइम इंटरवल तो फिक्स होगा, लेकिन जो चेंज होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। उसकी वेलोसिटी जो चेंज होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो उसको बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसमें जो वेलोसिटी चेंज होगा वो फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल होगा। तो मान के चलो पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, अगले तीसरी सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। तो उस प्रकार के उसमें जो एक्सीलरेशन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और उसी चीज को मुझे इसमें देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है किसी बॉडी का, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो कहने का मतलब u और v में क्या रिलेशन होगा, a और u में क्या रिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम और एक्सीलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सारे रिलेशन मुझे यहाँ पर देखने हैं। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं बेटा, इधर देखिएगा कि ये मेरा अगर यहाँ पर बॉडी रखी है, यहाँ पर ये मेरा क्या ऑरिजिन है, तो उस बॉडी की इनिशियल स्पीड मान ली मैंने क्या u, क्या मान ली सर इनिशियल वेलोसिटी, क्या मान ली बेटा u मेरी क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये मैंने क्या मान ली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली। और ये मेरा जो v है वो मेरी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या मेरी फाइनल वेलोसिटी। अगर ऐसे देखो तो ये मेरी कोई बॉडी यहाँ पर है, अब इसकी यहाँ पर एक पॉइंट पर रखी है और बी पॉइंट पर उसे मुझे ले जाना है। तो इस पॉइंट पर मैं बॉडी किसमें फिलहाल रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है। तो मैं क्या देखूंगा कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लिया मैंने, u, और वो क्या मान लिया मैंने 0, क्या मान लिया बेटा 0 मान लिया। अब मैं 30 सेकंड बाद इस बॉडी को उठा के मैंने इसमें से फोर्स लगाया
हटा दिया। अब ये बॉडी ऐसे मोशन करके कहाँ चली गई, बी पॉइंट पर गई। जब बॉडी मूव हुई होगी और बी पॉइंट तक गई होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, वी। क्या रही होगी, वी। और मैंने क्या मान ली इसकी फाइनल वेलोसिटी, क्या मान ली बेटा, फाइनल वेलोसिटी मान ली है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये मैंने क्या मान लिया, फाइनल वेलोसिटी। अब एक 30 सेकंड मेरा क्या है, टाइम लगा। क्या लगा, ये टाइम लगा। इसी फैक्ट्स को लेकर के इसी प्रॉब्लम को लेकर तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये वाली जो एक्स एक्सिस है वो मैंने मानी टाइम एक्सिस। क्या मान लिया, टाइम एक्सिस। ये क्या है, टाइम एक्सिस। ये किसमें है, सेकंड में है। तो ये वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है बेटा, तो कोई बॉडी है कि ये मेरा इधर की साइड में टाइम चल रहा है और इधर की साइड में उसकी वेलोसिटी को बता रहा हूं इस वाई एक्सिस पर। अब इधर देखें तो देखो यहाँ पर बॉडी की स्पीड क्या थी, 0। यहाँ पर मान लेता हूँ क्या, 0। तो मैंने क्या माना यहाँ पर कि यहाँ पर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मान ली u। क्या मान ली, u। और वो क्या है, 0 है। अभी बॉडी किसमें है, यहाँ पर रेस्ट में है। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं बच्चों तो एक पॉइंट पर जो बॉडी है वो किसमें, रेस्ट में। तो वहां मैंने इसकी वेलोसिटी u मानी। अब बॉडी ने चलना स्टार्ट किया तो वो कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। सपोज दैट यहाँ 1 सेकंड रहा, यहाँ 2 सेकंड रहा, यहाँ 3 सेकंड रहा, यहाँ 4 सेकंड रहा, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे करके 1 मीटर पर सेकंड उसकी डिस्टेंस कवर की। या उसमें चेंज हुआ वेलोसिटी, वो क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इधर देखते हैं बेटा 1 सेकंड में बॉडी कितना चला, 1 मीटर चला। अगर 1 सेकंड में कितना चला, अगर 1 मीटर में अगर ग्राफ देखूंगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। दूसरे मीटर पर कहाँ मिलेगा, दूसरे सेकंड में यहाँ पर मिलेगा। और बेटा तो क्या हुआ, ये मेरा ऐसे ग्राफ, इसमें मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बताती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का बताती है कि जो भी एक्सीलरेशन हो रहा है बॉडी में वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है। अगर यहाँ पर वेरिएबल होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता तो एक कर्व की फॉर्म में मुझे ग्राफ मिल रहा होता। किसकी फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में। कुछ इस प्रकार से मिलता, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ अगर देखने को मिले तो कुछ इस प्रकार से देखने को मुझे मिलता है। ठीक है बेटा, कहीं कहीं पर ऐसे भी मुझे मिल जाता है। ये मुझे क्या, एक कर्व की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है, कर्व की फॉर्म में। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो तो इसकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात हो तो कर्व की फॉर्म में मुझे ग्राफ मिलेगा। अगर यूनिफॉर्मली की अगर बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म की, तो मुझे किसमें ग्राफ मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जो कि स्ट्रेट लाइन में क्या बताती है, उस बॉडी में चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। वो फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे कंप्लीट। अब मान लो यहाँ पर यूं यहाँ तक पहुंचने में 3 मीटर तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी मान ली मैंने v। क्या मान ली, v। अब एक बात बताइए, ये मेरा क्या है, टाइम एक्सिस, ये मेरी वेलोसिटी एक्सिस। तो यहाँ u था, यहाँ v था, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, v माइनस u, v माइनस u। ये वाली जो टोटल डिस्टेंस होगी, ये वाला जो काम होगा bc जो होगा वो क्या होगा मेरा v माइनस u। और ये मेरा क्या होगा, अगर ये बराबर, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है इस प्रकार से। तो मैं जानता हूँ रेक्टेंगल ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो जितना ये होगा उतना ही मेरा ये होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा ये होगा। अब करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, क्या कैसे आ रहा है। ठीक है, अब मानो a, इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा भाई, अब बताइएगा। a बराबर, मैं अगर यहाँ से निकालूं तो a बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना होगा, a इक्वल्स टू cv अपॉन a इक्वल्स टू cv अपॉन cv अपॉन क्या होगा बेटा, यहाँ ac मान लेता हूँ इससे भाई, ac क्या होगा, ac। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से तो एक बात है, cv की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं cv इक्वल्स टू देखो बॉडी में जो चेंज हुआ उसके वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो यही तो हुआ। पर एक्सीलरेशन बराबर होता क्या है, फॉर्मूला ऐसे देखिएगा बच्चों, एक्सीलरेशन बराबर होता है, क्या होता है कि v माइनस u अपॉन t। यही तो होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं इसे और वर्टिकल लिखना चाहूँ तो चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा बोला, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या बेटा, टाइम टेकन, ये ऐसे लिख सकते हैं वैसे, क्यों भाई, क्लियर। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस u, जो मुझे कहाँ मिल रहा है, इस वाले ग्राफ में जहाँ मिल रहा है bc, यही तो हो रहा है v माइनस u अपॉन टाइम।
टाइम एक्सिस क्या है मेरी, यहाँ पर ए है यहाँ पर सी है, तो टाइम एक्सिस ये होगी ऐसे टाइम चल रहा है, ये मेरा वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा ए सी, कितना हो गया ए सी, तो सी भी मेरा कितना हो जाएगा v माइनस यू, एंड ए सी इज ऑलवेज इक्वल टू टी, इज ऑलवेज इक्वल टू टी। अगर यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, और सॉल्व करूंगा कितना होगा बेटा v माइनस यू अपॉन ए टी, और आगे सॉल्व करूंगा इस u को इधर ले जाऊंगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये क्या है यहाँ पर लिख लेना v, where v is the final velocity of the body and u is the initial velocity of the body and a is the acceleration of uniform acceleration of the body and t is the time taken of the body। ओके बच्चों, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बेटा सेकंड इक्वेशन को मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, ये तो मेरा वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेशन का आ गया डायमेंशन। अब मैंने कहा कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई होगी, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई होगी, इसके लिए देखिएगा S इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी ओ, एरिया ऑफ ए बी डी ओ, ए बी मान लेता हूँ ए बी डी ओ, जैसा ए सी डी ओ बेटा ए सी और ए बी डी ओ ले लो, इस बी को पॉइंट को यहाँ ले लो नीचे, ठीक है, इसको यहाँ इस प्रकार से यहाँ कर लो ए बी डी ओ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने इसका ये क्या रेक्टेंगल है, ये साइड इसके बराबर ये साइड इसके बराबर, इस रेक्टेंगल में अंदर एरिया इस पूरे को मैं देखूंगा, पूरे को जब देखूंगा यहाँ पर तो कितना होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीओ, तो एसीडीओ का रेक्टेंगल देखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो भाई बॉडी यहाँ से यहाँ तक ही तो डिस्प्लेस हुई। अब एक बात बताइए, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मैं आसानी से मालूम करूंगा बॉडी कितना डिस्प्लेस्ड हुई होगी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। क्या इक्वेशन होगी उसकी देखते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखूंगा तो डीसी इंटू एसी होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है बेटा, प्लस हाफ ये क्या होगा सीबी इंटू एसी होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से, ठीक है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं बेटा, आसानी से समझ गए होंगे, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री को, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि डीसी इक्वल टू क्या है यू और एसी इक्वल टू क्या है टी। एक बात देखिएगा, ये डीसी जो मिला है ये वाला डीसी वो क्या मिला यू तो है, ये वाला डीसी है जो तो क्या है यू, और क्या है मेरे पास एसी, तो एसी मेरा क्या है ये वाला टी, ये वाला क्या है मेरा टी, तो ये मेरा टी हो जाएगा, तो क्या होगा u इंटू टी प्लस हाफ, सी भी क्या आया था मेरा ऊपर, सी भी आया था v माइनस यू, और मैं इसे सॉल्व करके लाया था कि v माइनस यू इक्वल टू 80, v माइनस यू इक्वल टू 80, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, cv के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, cv के बराबर होगी। तो जब देते भी यहाँ इधर देखिएगा कि cv को मैंने रख दिए हैं 80 और ac मेरा t है, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 1 t है ना 1 t है ना, अबे t वो वाली t नहीं होगा, अबे पीते हैं वो वाली t है टाइम फॉर t फॉर टाइम, ठीक है बेटा। तो कितना होगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इजी है, इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम बता रहे हैं अभी, थोड़ा बहुत आधा कर देते हैं, आधा स्वयं कर लेना इसे, देखते बेटा। ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये मुझे प्रूव करके लाना है थर्ड इक्वेशन। ये क्या है मेरी थर्ड इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम एबीसीडी हो, तो ये क्या बन रहा है ट्रापेजियम बन रहा है, यहाँ से देखिएगा एबीसीडी को, तो इस प्रकार से कुछ ट्रापेजियम बन रहा है इसमें, तो इस ट्रापेजियम का एरिया बना दो पहले। जैसे देखा एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा ए बी सी डी ओ, ए बी
CDO फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बताइए फटाफट। ये होगा सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 2 भैया इधर देखिएगा। अब लगा दीजिएगा इसमें फटाफट कर दो बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो तो क्या होगा OA प्लस BB इंटू OD। OA प्लस इंटू DB OA प्लस BB इंटू OD डिवाइडेड बाय 2। यही होगा भाई OD, यही होगा। गाड़ी की बात नहीं हो रही है, अपनी OD समझना है यहाँ पे है। तो क्या होगा अब लगा दीजिएगा OA का बराबर 1/2 U प्लस B इंटू T। ये होगा 1/2 OA का मतलब U इसका मतलब B। DB तो है क्या और कुछ है B। अगर मैं यहां से देखूं पूरा इसका ट्रेपेजियम तो कितना होगा U प्लस B इंटू T। तो निकालेगा बेटा इसे। ये सॉल्व होकर ही आ जाएगा मेरे पास जनरली U प्लस B इंटू T सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा S इक्वल टू U प्लस V इंटू T। T का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा V माइनस U अपॉन A। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से देखूं तो क्या होगा V माइनस U अपॉन A। बाय इक्वेशन देंगे तो फर्स्ट से मैं अगर वहां से निकालूं इस वाले इक्वेशन से निकालेगा V इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से T का वैल्यू क्या निकलेगा V माइनस U अपॉन A। इस वाली वैल्यू को उठा के कहां पर करना है यहाँ पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर करोगे तो कितना होगा 1/2 U प्लस B या V प्लस U और सॉल्व करेंगे आगे कितना होगा इनटू ये हो जाएगा मेरे पास वैल्यू करो V माइनस U अपॉन A से सॉल्व करो भाई। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा U स्क्वायर भाई A प्लस B का फॉर्मूला बन गया A प्लस B और A माइनस B दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भैया। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा S इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा U स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर भाई ऐसे करिएगा ये होगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। इसे का क्या हो रहा है इसमें का क्या हो रहा है इधर डिवाइड हो रहा है क्या हो रहा है डिवाइड इधर लाइन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इससे देखिएगा U स्क्वायर बदल जाएगा पॉजिटिव साइड में तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बच्चों समझ में आया ये मेरा थर्ड इक्वेशन प्रूव होकर आ गया। ओके बच्चों नेक्स्ट जो हमने पढ़ लिया था बेटा वो तो हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़ा था कि हमने ग्राफिकल मेथड से वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकाली डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकाल दी हमने। ऐसे हमने सारे निकाल रहे डिस्टेंस टाइम इक्वेशन निकाली। तो ये क्या है उसके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने निकाल दिया बाय ग्राफिकल मेथड। अगर हम अब कैलकुलस मेथड से अगर बात करें तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कैसे निकालेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो देखो कैलकुलस मेथड को समझने से पहले एक बार तो मैं थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में बता दूं। मैं डिफरेंशिएशन मेरा फर्स्ट उसमें लेक्चर में आपसे कंफर्म कर चुका था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज मैं थोड़ा इस लेक्चर में आपसे इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा कंसल्ट करेंगे बच्चों। नया टॉपिक है इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का टॉपिक है बहुत अच्छा है। मैथ वाले स्टूडेंट है उनको तो समझ जाएंगे जल्दी। तो जो बायो वाले हैं भाई उनका तो तौबा। इधर देखिएगा इधर क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है ये। इंटीग्रेशन मतलब है कोई जैसे ऐसा समझेगा कि किसी भी छोटे से पार्टिकल या किसी छोटी सी वैल्यू का उसकी लार्ज नंबर या उसका हेवी क्वांटिटी मालूम है। जैसे कि आपको आपके गांव में या आपके मोहल्ले में मान के चलो
50 घर हैं, कितने 50 घर हैं। और ऐसा तो मैंने कहा 50 घर की या 50 हाउसेस की मुझे जानकारी चाहिए, तो आप क्या करोगे, अलग अलग जाओगे, पर्टिकुलर घर में जाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, एक घर को उठाओगे, उस एक घर की स्थिति जांच कर उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या होगा, और 50 जो हाउस हैं उनकी स्थिति मुझे मालूम पड़ जाएगी। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही 50 हाउस के घर की स्थिति मालूम और एक घर की निकालनी हो तो क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो बेटा ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, डेरिवेशन का। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है किसका, डेरिवेशन का। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n दे रखा हो, क्या दे रखा हो। और बेटा इंटीग्रेशन में अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर n दी है, इसका जस्ट फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये टू टाइप इंटीग्रेशन में क्या डेफिनेट करना है, एक बार डेफिनेट और एक बार इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, इधर देखते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का टाइप है। इधर देखते हैं ये फॉर्मूला हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिलहाल आप इसे याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो यहाँ पर x की पावर 6 है, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है x की पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया, और प्रॉपर करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन 7। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया किसका, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन आ गया। ओके बच्चों, क्लियर। प्लस सी और लगा देते हैं पीछे पर कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो हमने समझ लिया इंटीग्रेशन का पार्ट हमने समझ लिया है, क्योंकि इसमें वो यूज होने वाला है। कैलकुलेशन मेथड से या कैलकुलस मेथड से हम इसे करेंगे तो इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। और डिफरेंशिएशन तो मैं बता ही चुका हूं कि डिफरेंशिएट क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, अब करते हैं फर्स्ट डिवीजन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन। अब एक बात बताइए, a बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब dv ओवर dt। तो बच्चों क्लियर, dv ओवर dt। अब एक बात बताइए, ये मेरा क्या हो गया, dv ओवर dt हो गया, बहुत अच्छी बात। तो मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब क्या होगा कि कोई बॉडी ऐसे देगा, ये है यहाँ पर बॉडी है, तो ये वाली बॉडी जो है इसका इनिशियल लिमिट कितना रहा होगा, u, क्या रहा होगा, u 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या पहुंच गया होगा v, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम कितना लगा होगा बेटा, टाइम लगा होगा कितना t, कितना लगा होगा t, और लिखेगा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ बच्चों, वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, इसका और सॉल्व करेंगे कितना होगा, वेलोसिटी की बात करेंगे तो dv ओवर a dt। क्लियर। और इसमें लिमिट लगा हुआ है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। एक बात करना इंटीग्रेशन में, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी 0 नहीं होता। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं dx का तो क्या मिलेगा मुझे, ऑलवेज ये इससे कट जाएगा तो x मिलेगा, क्या मिलेगा x, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन का। जो सिंगल पावर में क्या कर देता है, एक दूसरे को टर्मिनेट कर देता है, क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। तो सॉल्व करते हुए आएगा, आ जाइए दूंगा dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। अब लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिमिट सोचिए बच्चों, लिमिट कहां से कहां तक होगी, इसकी लिमिट होगी u से v और 0 से t। भाई यहाँ पर टाइम भी 0 था, तो यहाँ t होगा, u क्या था 0, v क्या था, तो u से v वेलोसिटी का, और 0 से t। कर देते हैं बेटा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा v, इससे इंटीग्रेशन साइन कट जाएगा तो v, लिमिट u से v इक्वल टू, इसका करेंगे तो कितना होगा, a मेरा कांस्टेंट है, अंदर करेंगे तो कितना होगा t 0 to t। लिमिट पे ठंडा होता है, लिमिट को ऐसे समझेगा, लिमिट को अगर मैं बताऊं ऑलवेज अगर लिमिट की बात करें तो क्या होता है, अपर माइनस लोअर, क्या अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये मेरी क्या है लोअर, ये क्या है मेरी अपर, ये क्या है लोअर, ये क्या है अपर, ये क्या होगी लोअर, ये क्या होगी मेरी अपर। तो लगाएंगे तो कितना होगा
कि यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसको बस लिमिट पुट कर देते हैं। तो एक बार क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू ए तो मेरा चल ही रहा है और ये लगा t माइनस जीरो, t माइनस जीरो सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई इससे भी यही तो जीरो हो गया ना, तो इधर ले जाएंगे तो v इक्वल टू u प्लस 80। यही मुझे प्रूव करना था, ग्राफ मेथड से बता दिया। अब अपने कैलकुलेशन मेथड से भी ये निकाल दिया कैलकुलस मेथड से। ओके बच्चों, नेक्स्ट में देखते हैं डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। डिस्टेंस टाइम इक्वेशन करने को क्या कहते हैं, v इक्वल टू क्या होगा ds ओवर dt। और डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, जितना डिस्टेंस कवर होता है उसी को तो मैं वेलोसिटी बोलता हूं। क्या बच्चों बताए थे, तो क्या होगा अगर मैं देखूं से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो v इक्वल टू ds ओवर dt। अब ये बताइएगा यहाँ से ds की वैल्यू निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा ds इक्वल टू v dt। क्यों भैया क्लियर, v dt किया तो यहाँ मैं v की वैल्यू पुट करूंगा तो ds इक्वल टू क्या थी v की वैल्यू u प्लस 80, अरे u प्लस 80 इंटू dt। चलिए बच्चों अब इसे अलग अलग लिखो, सेपरेट में लिखोगे तो क्या होगा ds इक्वल टू u dt प्लस a t dt। क्या होगा u dt प्लस a t dt। राइट, अब स्टार्ट कर देते हैं भाई अपना बनाना कैसा बेटा फॉर्मूला इंटीग्रेशन और बोथ साइड करो तो फटाफट इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन लिमिट बता दें 0 से t और 0 से s, 0 से t और 0 से s ये लिमिट है, याद रखना भाई। करो इसे कितना होगा, ये तो मेरा u है भाई, कांस्टेंट है, इसके लिए u और ये तो कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता। कर देते हैं भाई, लिमिट कहां से होगी 0 से s और यहाँ क्या होगी 0 से t, 0 से t। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये इससे कट जाएगा तो s इक्वल टू u मेरा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा u इंटीग्रेशन t इंटू dt। तो भैया प्लस a कॉमन निकलेगा बाहर t इंटू dt। क्लियर। अब इसके बाद की बात करें बच्चों, इधर देखिएगा s इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास u मेरा कांस्टेंट कितना हो जाएगा t, 0 से t प्लस a ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 से t। तो चलो t स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आएगा, इसकी पावर क्या है 1, इसमें लगाना इंटीग्रेशन में क्या होगा t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा ना। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं तो कितना होगा कि s इक्वल टू ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ut प्लस ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा at स्क्वायर बाय 2। यही तो मुझे सॉल्व करना था भाई, भैया होगा यही तो निकालना था, सेकंड इक्वेशन इज प्रूव। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में क्या होता है, देखो मैं जनरली क्या जानता हूं कि a इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब a को मैं लिख सकता हूं dv ओवर dt। अगर मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो क्या है, इसमें थोड़ा ब्रेक कर दूं तो dv ओवर ds लिख लिया और ds ओवर dt लिख लिया। क्या ऐसे इसको लिखने पर इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ds से ds क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, तो dv ओवर dt मेरा वापस आ जाएगा। अरे बात देखिए ds ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसको निकाल दूंगा dv ओवर ds इनटू v। इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया v लिख लिया। ये किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के बराबर होगा a की। तो a इक्वल टू dv ओवर ds इनटू v। तो इस ds का क्या हो रहा है, यहाँ पर इस ds का क्या हो रहा है, डिवाइड हर लाइन को मल्टीप्लाई, तो ads इक्वल टू bdv, ads इक्वल टू bdv। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा कि लिमिट अगर मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट 0 से s गया तो 0 से s इसका लिमिट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी है यहाँ पर इस प्रकार से कि इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि a पर वो रही होगी और b तक वो गई होगी, तो a पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो उसके लिए ऑलवेज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। अब मान के चलो उसने m मीटर कवर किया या s मीटर कवर किया, क्या किया s मीटर कवर किया, तो ये जो s मीटर किया तो क्या होगा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट होगा 0 से s,
जो कि अननोन है। तो यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी मेरे 0 से s लगेगी। तो ADS इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u to v। u to v का मतलब है u is the initial velocity of the particle and v is the final velocity of the object। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, अब डिस्टेंस कवर की या डिस्प्लेस हुई होगी किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी भी रही होगी। तो जब वेलोसिटी रही होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी बच्चों, वो रही होगी u। क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी u मान के चलता हूँ, जो कि 0 के बराबर होती है रेस्ट की फॉर्म में देखें। अब ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से गई होगी t सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी v, क्या रही होगी v is the final velocity of object and u is the initial velocity of the object। ये क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो लिमिट मैंने पुट की और 0 से सॉरी u से चली उसकी फाइनल तक, तो क्या हुआ u to v और 0 to s। इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, a मेरा कांस्टेंट b मेरा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसमें यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, s के रेस्पेक्ट में हो रहा है। और ये मेरा क्या है, और भी जो भी वेरिएबल होंगे वो क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो a इंटीग्रेशन s ये होगा ds इक्वल टू इंटीग्रेशन u v, ये हो जाएगा v dv। ठीक है, लगा देते हैं अपना पुराना। तो कितना होगा, a इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इससे टर्मिनेट हो जाएगा, कितना बचेगा s, लिमिट लग जाएगी 0 to s। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर भाई बार बार बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बार बार देखना, ये फॉर्मूले में बता चुका हूँ लेक्चर के बीच में। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx के अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये याद रखना, अगर क्या है डेफिनेट है तो लिमिट लगेगी और इनडेफिनेट है तो लिमिट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कैसा है, डेफिनेट है लिमिट लगी हुई है तो वहां पर प्लस सी नहीं लिखेंगे। तो इधर देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पर b का पावर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन b dv का इंटीग्रेशन होगा b की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो कितना होगा, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा b 1+1 अपॉन 1+1 और इंटीग्रेशन लगाएंगे लिमिट कितना u to v। तो सॉल्व करने के बाद ये तो कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। s कैसे होगा, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो ये मेरा क्या है, लोअर, ये मेरा क्या है, अपर, ये मेरा क्या है बेटा, अपर लिमिट, ये मेरी क्या है, लोअर लिमिट। तो अपर माइनस लोअर तो s, तो अपर क्या है मेरी s, लोअर क्या है 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से बात करेंगे तो ऐसे ही कितना हो जाएगा b² अपॉन 2 और ये देखो u और ये v। सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, अगर सीरीज चला है चौक, तो देखो चौक इस प्रकार से चलेगी। अब ये हो जाएगा मेरा as, क्या हो जाएगा as, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो इधर देखेंगे तो कितना होगा v² अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों u v। और यहाँ पे क्या है, ये मेरी अपर है, ये मेरी क्या है, लोअर है, लगा दीजिए फिर अपना पुराना। तो as इक्वल टू कितना होगा v² अपॉन 2 माइनस एक बार की जगह पे u रख दिएगा u² अपॉन 2, दोनों का एलसीएम सेम। तो as इक्वल टू कितना हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2। और इस 2 का क्या हो रहा है यहाँ पर भैया, यहाँ पर 2 का क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू v² माइनस u², v² माइनस u²। तो u² को क्या है नेगेटिव है, इधर लाओ पॉजिटिव, तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों u² प्लस 2as। तो यही मेरी थर्ड इक्वेशन की क्वेश्चन की जो मैंने कैलकुलेशन मेथड से प्रूव कर दिए हैं। ओके।